से हम लोग CSS इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम लोग ऑल अबाउट CSS देखेंगे। बट आप इस सेक्शन में तभी जाइए जब आप HTML कवर कर चुके हैं, ठीक है। HTML कवर करने के बाद आप ये सेक्शन में आपको आना चाहिए। सो हमने जब स्टार्ट किया HTML तो उसमें हमने डिस्कस किया कि HTML बेसिकली एक स्ट्रक्चर तैयार करता है सिर्फ, ठीक है। स्केलेटन हम लोग बोलते हैं उसको। CSS उसी स्ट्रक्चर में एट्रीब्यूट्स, एडजेक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे कि आपका वही जो है स्ट्रक्चर वो बेटर लुक देने लगता है, ओके। और फिर हम लोग आगे फ्यूचर में जब GS करते हैं जावास्क्रिप्ट तो उसका काम है उसमें कुछ एक्शन होना, ओके। सो आज से हम लोग मूव कर रहे हैं CSS में, ऑलराइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ CSS। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो द कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। CSS का फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट। सो दिस इज़ काइंड ऑफ स्टाइल रूल्स, ठीक है। इसके अंदर जो होता है ना, स्टाइलिंग करने का रूल्स सेट किया हुआ है, ठीक है। और आपको इसका बस पर्पस यही है, स्टाइलिंग करना है, आपके पेज को लुक बेटर करना है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो जैसे फैशन डिज़ाइनर है, स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। एक एक्टर के बहुत सारे अलग अलग होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट अलग है, हेयर के लिए अलग होते हैं, एकदम पूरा ड्रेस के लिए अलग होते हैं। वैसे आप समझो कि CSS जो एक तरह से एक स्टाइलिश करने के लिए आपके पेज को हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट CSS आर इंटरप्रेटेड बाय द ब्राउज़र उसको समझ के, ठीक है, फिर वैसा लुक देता है जो आप बना रहे हो, एंड देन अप्लाई टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन आवर डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली अ स्टाइल रूल इज़ मेड ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। ये जो है 3 पार्ट पे, एक आप अगर स्टाइलिंग करना हो, किसी को करना हो, कोई भी एट्रीब्यूट जो भी कोई भी टैग जो हम लोग पढ़े हैं, आपको उसको अगर लुक देना है कुछ भी, तो उसमें 3 पार्ट्स में आप उसको अरेंज करते हो। पहला होता है एक सेलेक्टर मतलब होता है कि किस में स्टाइलिंग करना है। तो हम लोग जितना भी HTML टैग्स पढ़े हैं, ठीक है, सब में आपको ज़रूरत पड़ सकता है स्टाइलिंग करने का, ऑलराइट। H1 है, टेबल है, पैराग्राफ है, IMG है, एंकर टैग है, डिव है, स्पैन है, जो भी आप टैग्स देखे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सेलेक्टर, कि भैया आपको किस में स्टाइलिंग करना है वो पहले सेलेक्ट करो, ठीक। हमने चूज़ किया कि मुझे अभी पैराग्राफ टैग में मान लो यूज़ करना है, तो वही हो गया फर्स्ट पॉइंट कि सेलेक्टर, ये किस में अप्लाई करना है। सेकंड होता है प्रॉपर्टी, और इसको आप एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो कि उसमें फिर क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट के नाम पे बहुत कुछ होता है। एट्रीब्यूट के नाम पे टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ठीक है, बहुत सारे होते हैं एट्रीब्यूट्स। तो हम लोग आगे देखेंगे अपकमिंग सेशंस में, ठीक है। तो पहले आप चूज़ कर लो सेलेक्टर, सेकंड आप चूज़ करो कि उसमें अब आपको क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, क्या एट्रीब्यूट अप्लाई करना है, ठीक है। लाइक कलर करना है, बॉर्डर करना है, क्या करना है, वो आप चूज़ किए। एंड थर्ड होता है कि फाइनली कलर करना है, तो फिर कौन सा कलर करना है, आपको रेड करना है, येलो करना है, ब्लू करना है, क्या करना है, वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड अ वैल्यू। तो उस प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन करते हैं। तो वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। ये हम लोग जब हेड टैग पढ़े थे तो हम लोग वो एक छोटा सा सैम्पल बनाए भी थे पैराग्राफ के साथ, हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके, ठीक है। तो सिंटैक्स में हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं वही चीज़ कि सेलेक्टर, जिसमें कि आप जो टैग नेम दोगे वो यहाँ पर मेंशन हो गया, ओके। और सेलेक्टर के बहुत सारे टाइप होते हैं। सेलेक्टर में भी आप सिर्फ जान रहे हो कि टैग्स होते हैं, HTML टैग, बट हम लोग खुद का भी अपना सेलेक्टर बना सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी हम लोग आगे के सेशंस में देखने वाले हैं। फिलहाल सेलेक्टर में कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके आप प्रॉपर्टीज़ डालो कि कौन सा प्रॉपर्टी डालना है, फिर उस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, कॉलन का साइन दे के आप उसको पुट कीजिए, ठीक है। फिर सेमीकॉन लगा के आप फिर नेक्स्ट और कोई प्रॉपर्टी ऐड करना हो सेलेक्टर में तो आप डाल सकते हो, ठीक है, जो कि हम लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल किया हुआ पैराग्राफ के साथ, ठीक है, जिसमें हमने किया है कलर रेड। इसका मतलब है कि इस पैराग्राफ के अंदर पी टैग, HTML डॉक्यूमेंट्स में पी टैग जहाँ भी यूज़ हो रहा होगा उसमें जो है, अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। सेम दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर H1 के साथ है। इसमें देखिए दो हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ कर लिए, कलर और एक बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर और सेमीकोलन लगा के हम लोग बाइफरकेट करते हैं ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट को। तो इसका मतलब हुआ कि टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर उसका क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे, आगे बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं आप, CSS में एक्चुअली पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, बट आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि उसको लिखना कहाँ है, कैसे लिखना है, ओके। सो ये हो गया कि इस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, ऑलराइट। बट CSS के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, कि आप कैसे उसको रखोगे,
ये तो हो गया कि चलो लिखने का तरीका है, बट उसको कहाँ लिखोगे, अब ये क्वेश्चन उठता है। तो इसमें हम लोग 4 टाइप्स पे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। ऐसे बेसिकली 3 टाइप्स होता है, बट CSS को एसोसिएट करने के लिए, मतलब लिंक करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट से, वो 4 तरीका से आप HTML डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हो। इसलिए हम लोग बोलने में ऐसे बोलते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स और वेज टू एसोसिएट स्टाइल विथ आवर HTML डॉक्यूमेंट, ओके। जिसमें से सबसे पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड अ एम्बेडेड CSS, जो आपने हेड टैग में भी देखा था, ठीक है। दैट इज़ अ एम्बेडेड, क्या होता है इसमें? सो वी कैन पुट आवर CSS रूल्स into an HTML document using the style tag. This tag is placed inside the head tag, ठीक है। इस टैग को हम लोग हमेशा HTML डॉक्यूमेंट का जो हेड टैग होता है उसके अंदर इसको लिखते हैं। रूल्स डिफाइंड यूजिंग दिस सिंटैक्स विल बी अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स अवेलेबल इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब HTML डॉक्यूमेंट। जैसे अगर पैराग्राफ आप सेट किए, ठीक है, तो आपको हेड के अंदर स्टाइल टैग लिखना है पहले, और उसके अंदर पैराग्राफ वाला स्टाइलिंग सेट करना है। तो अब उस पेज में नीचे जहाँ भी जितना बार भी पैराग्राफ यूज़ हुआ होगा सब में वो रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो इसका सिंटैक्स हम लोग देखे भी हैं पहले भी, और आप और आज क्लियरली देखिए। इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं, हेड के अंदर हम लोग स्टाइल लिखते हैं। ये लाइन अब नहीं भी लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू कैन स्किप दिस लाइन, ओके। डायरेक्ट आप यहाँ पर स्टाइल टैग हेड के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको जिस पर्टिकुलर टैग में आपको अप्लाई करवाना है तो वो आप टैग का नाम लिखो, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करो, एंड देन उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट आपको पुट करना है वो एट्रीब्यूट आप पुट कीजिए, ठीक है। ये जो आप कलर का, मैंने कलर के बाद मैंने ऐसे लिखा है, ये मैं डिस्कस करूँगा। ये सब कलर का वैल्यू होता है, जैसे रेड लिखते हैं ना, उसको हम लोग इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कलर के कैसे रिप्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, विल डिस्कस। सो इस तरह से आप स्टाइल के अंदर पैराग्राफ में कर्ली ब्रेसेस में जो एट्रीब्यूट सेट करो वो सेट हो गया, फिर H1 के साथ आप जो सेट करो सेट हो गया, फिर लास्ट में स्टाइल क्लोज कर दो और हेड का काम खत्म हो गया, हेड को क्लोज कर दो। तो ये हम लोग जब हेड टैग HTML सेक्शन में अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसमें आपका ईजिली ये चीज़ अवेलेबल था कि हम लोग वहाँ डिस्कस किए थे, थोड़ा सा स्टाइल टैग के बारे में इंट्रोड्यूस करना था। तो उसका एक्चुअल मतलब अब आप यहाँ देखिए कि उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एम्बेडेड CSS, ठीक है, जो HTML डॉक्यूमेंट में स्टाइल टैग के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अगर CSS को, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्बेडेड CSS। सो इसको अप्लाई करने के लिए कि हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करें तो बेटर होगा, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं इस चीज़ को एक एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो फॉर दैट वी हैव आवर प्रॉपर एक हमारा ये पेज है, जो कि हमने डिस्कस किया था पहले भी कि मैंने HTML के एक अलग ही ये बनाया था फोल्डर, ठीक है, और उसके अंदर मैं HTML का सारा फाइल रख रहा था। अब मेरा क्या है कि मैं अब CSS का अलग से रखना चाहता हूँ, ठीक है, एक अलग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो अब उसके लिए मेरे पास CSS का फ़ोल्डर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा कहाँ पर ये था मैं उस पर आता हूँ, मेरा ओपन फोल्डर में मैं जाऊँगा, तो मैंने ये HTML वेबकैम के अंदर एक शायद ये HTML करके मैंने बनाया था, ठीक है। अब मैं यहीं पर एक CSS भी बना लेता हूँ, ओके। उसमें हम CSS का सारा रखेंगे, ठीक है, उसमें HTML भी लिखाएगा, लेकिन एक तरीका से भी शुरुआत में रखोगे तो अच्छा है, बाद में तो सब मर्ज करना ही पड़ता है, ठीक है। एक वेबसाइट बनाओगे तो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, बट अभी हम लोग एक फ्रेश ही एक यहाँ पर फोल्डर हम बनाते हैं, ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। सो लेट मी क्रिएट वन न्यू फोल्डर हेयर CSS, ठीक है। तो आप अपना जहाँ भी रख रहे हो HTML उसी के बाहर बगल में एक CSS फोल्डर बना लीजिए, ओके। और अब इस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लो ऐसे करके, ठीक है। इवन मैं आपको अभी वेब कैम ही सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला फोल्डर, ठीक है। ये जब हम सेलेक्ट करते हैं ना तो उसके अंदर जितने भी फोल्डर होंगे सब यहाँ दिखेंगे। तो उसके अंदर CSS हम बनाए हैं, उसके अंदर HTML फोल्डर है जिस पे कि हम लोग काम किए थे, तो हमको इसमें अगर जाना होगा तो हम इसमें क्लिक करके इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो फोल्डर चूज़ करते हो ना उसके अंदर के सारे कंटेंट एक साथ आते हैं। तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसी बहाने हमारे पास HTML भी सामने दिखेगा और CSS तो अभी ब्लैंक है, इसमें भी हम लोग बनाएंगे, देखेंगे, है ना। तरीका एक इस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर सकते हैं। तो अब हमको CSS में फ्रेश फाइल्स बनाना है, तो जिस फोल्डर में फ़ाइल बनाना तो उस फोल्डर को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और न्यू यहाँ पर आप फाइल को चूज़ कीजिए। तो इसका मतलब हुआ CSS के अंदर आप एक नया फाइल बना रहे हैं। इसका नाम यू कैन यूज़ एज ए एम्बेडेड
ठीक है, और डॉट HTML करके ही हम इसको सेव करेंगे। ये हमारा पहला टाइप। तो इसमें हमको एम्बेडेड का एग्जांपल आपको कराना है, तो वी जस्ट पुट हेयर ये एक्सक्लामेशन मार्क पुट करके, ठीक है। टाइटल में कुछ चेंज नहीं करता हूँ। हम लोग हेड में स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। स्टाइल टाइप किए, ठीक है, हेड के अंदर लिख रहे हैं। अब इसमें हम लोग कुछ भी लाइक पैराग्राफ के साथ, H1 के साथ, जिसके साथ भी आपको जो करना है। तो अभी तो हम लोग लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट अभी भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अभी हम लोग CSS में आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक्चुअली कि लिखना कहाँ है, ठीक है, उससे क्या टाइप्स होते हैं। तो हम लोग पहला एग्जांपल कर रहे हैं एम्बेडेड का। तो H1 में अगर हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी हम लोग कलर ज़्यादा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो चलो अभी हम लोग कलर ही रखते हैं। और कलर में लेट मी पुट दिस कलर हेयर, चॉकलेट कलर, ओके। एंड देन एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं अभी सपोज़, जिसमें मैं यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मैं डिटेल में आगे सब एट्रीब्यूट के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, सो अपकमिंग सेशंस में आप उसको देखोगे, ठीक है। अभी मैं इसका कलर कर देता हूँ सपोज़ डार्क, ये जो भी कलर है, ठीक है। ये पैराग्राफ में मैंने इसका ये कलर डाल दिया। एक मैंने H1 में ये सिर्फ कलर लिखो तो इसका मतलब टेक्स्ट कलर चेंज होगा, ओके। तो ये लिख देने से फिर कुछ नहीं होने वाला जब तक आप इसका यूज़ नहीं करोगे। तो आप यहाँ पर H1 यूज़ कर रहे हो सपोज, ठीक है, एंड यू जस्ट राइट हेयर इंडिया कंट्री करके आप H1 लिख दिए हो, ठीक है। एंड देन आप एक पैराग्राफ भी यूज़ कर लो सपोज, जिसमें आप लॉरेम इप्सम भी लिख दो, ओके। और इसीलिए मैंने बोला है कि HTML आप करके आओ, क्योंकि वहाँ पर हम लोग लॉरेम इप्सम के बारे में बताएं कि दिस इज़ अ डमी टेक्स्ट, ओके। बना बनाया कुछ लिखा हुआ आ जाता है, फिर कल को फ्यूचर में हम लोग इसी में जो एक्चुअल कंटेंट होता है इसको हटा के वो डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये बना लिया, ठीक है। तो अब हम ये बनाए हैं, तो एक बार हम लोग इसको रन करा के देखते हैं कि इसका लुक कैसा आ रहा है, ठीक है। सो मैं मेरा जहाँ सेव हुआ मैं वहाँ आता हूँ। तो हमने बनाया था हमारे F ड्राइव में, कोड कैंप में, वेव कैंप, ओके। इसमें CSS है और ये वाला फाइल है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर अलग है और ये हमारा इस तरह से H1 का सिर्फ फॉन्ट कलर चेंज हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एम्बेडेड। जब आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्बेडेड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट होता है इनलाइन CSS, ठीक है। इनलाइन CSS क्या होता है कि जो आप टैग यूज़ कर रहे हो उसी टैग के अंदर लिखो। जैसे पैराग्राफ यूज़ कर रहे हो, जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हो HTML में, उसके अंदर आप लिखो। कैसे लिखोगे वहाँ पर? तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके। अभी हम लोग कैसे लिखे? स्टाइल टैग का यूज़ करके। स्टाइल टैग मतलब ऐसे, ठीक है। और अभी जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके, जो कि आप टैग के अंदर डायरेक्ट लिख सकते हो, ओके। तो ये कैसे होगा? तो इसका सिंटैक्स होता है, मान लो पैराग्राफ के अंदर आपको स्टाइलिंग करना है, ओके। तो आप P टैग जहाँ भी लिखे हो उसमें फिर स्टाइल स्टार्ट कीजिए, और जो भी आप एट्रीब्यूट पढ़ोगे आगे, ठीक है, आपको ये चेंज करना, चेंज कीजिए। उसके अंदर का कलर जो है ब्लू हो जाएगा, जो भी आप उसके अंदर लिख रहे हो। तो इसको बोलते हैं, जब टैग के अंदर अगर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके लिख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड इनलाइन CSS, ओके। तो हम लोग अगर यही एग्जांपल रहने दें, ठीक है, मैं इसका नाम कर देता हूँ CSS टाइप, इसी में मैं सारा यूज़ करूँ तो और ज़्यादा बेटर होगा अभी फ़िलहाल हमारे लिए, ओके। मैं इसका नाम रखता हूँ CSS type.html, और इसमें मैंने स्टाइल ये भी यूज़ किया है। मैं इसमें एक अलग से दूसरा और भी एग्जांपल ऐड करता हूँ, लाइक लेट मी ऐड, मैं नीचे में यूज़ करता हूँ S3, ठीक है। और S3 में लिखते हैं दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। मान लीजिए हमने ये लिखा, और S3 एकदम नॉर्मल है, अभी कुछ ना तो उसका स्टाइलिंग ऊपर किए हैं, कुछ भी कहीं S3 तो लिखे नहीं है, ओके। तो ये नॉर्मल दिखेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने नाम चेंज किया है तो हमको यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा।
तो नाम है CSS टाइप डॉट स्टाइल आ गया, ठीक है। तो इस दोनों में तो स्टाइलिंग किया हुआ है ऊपर वाला, तो ये एम्बेडेड को ले रहा है, ठीक। इस वाले में मैंने कुछ नहीं किया है, तो ये एज इट इज़ नॉर्मल ले रहा है, ओके। नाउ अब हम इसका ऊपर में नहीं अप्लाई करके मैं अंदर में कर रहा हूँ। यहाँ पर कैसे करेंगे, अंदर में यहाँ पर स्टाइल इक्वल टू, और अभी भी वही चीज़ लिखना है, प्रॉपर्टी नेम और फिर उसका कोई वैल्यू। तो चलिए हम लोग अभी कलर यूज़ कर लेते हैं, और इस बार कलर कॉलन का साइन दे के हम लोग यूज़ कर लेते हैं सम अदर कलर, ठीक है, लाइक डार्क ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन लास्ट में लगा दीजिए। अब आप देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि दिल्ली इज़ कैपिटल, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑन लिखा गया यहाँ पर, कैपिटल ऑफ, ठीक है। क्लियरली आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ओके। अगर कलर कॉम्बिनेशन आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तो लेट मी चेंज द कलर विथ सम अदर लाइक डार्क ग्रीन समथिंग, ये वाला कलर रखते हैं, ओके। ये भी नहीं दिख रहा है, दिस वन, ऑल राइट, ठीक है, आ गया। तो हम जब टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इनलाइन। जब हम लोग ऊपर हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज़ करके अगर स्टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्बेडेड, ओके। तो मैं एक पेज में ही सारा एक एक करके इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल CSS। ये होता है कि अलग से CSS फाइल है, आप एक अलग से CSS फाइल भी बना सकते हो। जैसे HTML फाइल बनता है, अप्लाई तो आपको HTML में ही करना है, क्योंकि स्केलेटन वो जो स्ट्रक्चर वो HTML ही है, उसी में ना आप करोगे, ठीक है। तो आप मॉडलिंग किसका करोगे, आप किसको सजाओगे, एक्टर आपके पास होगा तभी तो आप उसका सब मेकअप करोगे, सिंपल सा बात है। तो समझ लीजिए HTML तो चाहिए, बट ये जो दो हमने किया एम्बेडेड और इनलाइन, ये दोनों क्या करता है कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखा हुआ रहता है, ओके। अब जो हम लोग CSS है वो हम लोग अलग से एक फ़ाइल बना सकते हैं और उसको हम लोग सेव करते हैं .css से, ठीक है। तो उसको फिर हम अपने पेज में कैसे लिंक करेंगे HTML पेज में, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे लिंक का यूज़ करके। तो ये चीज़ हम लिंक के बारे में आपको डिस्कस किए हैं जब हम लोग हेड टैग पढ़ रहे थे, और मैंने एक गूगल फॉन्ट को भी लिंक करके दिखाया था, ठीक है। आज हम लोग अपना एक्सटर्नल CSS बनाएंगे एक छोटा सा, ओके। उसमें वही सब पैराग्राफ ये सब कुछ कलरिंग सेट करेंगे, ओके। और उसके बाद फिर हमारे डॉक्यूमेंट में देखेंगे कि वो उसको एक्सेस कर रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो एक्सटर्नल कब यूज़ करना चाहिए, तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें होता ये है कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, पेजेस बहुत सारे होंगे, ऑब्वियस बात है, एक दो पेज तो होगा नहीं, ठीक है। एक होता है इंडेक्स पेज, एक हो सकता है अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, बहुत सारे पेज होते हैं, है ना। पेज 1, पेज 2, पेज 3 होंगे। तो क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म लुक लगना चाहिए, क्योंकि अगर एक डेडिकेटेड साइट है और एक कलर फिक्स है उसका कि हाँ फेसबुक का ब्लू कलर है, तो एक थीम सेट हो जाता है कि हाँ यही थीम पे पूरा डिज़ाइन होना है। तो एक्सटर्नल करने से क्या फ़ायदा होता है कि वो एक जगह बना हुआ है, उसको फिर इंडेक्स पेज भी यूज़ कर सकता है, उसको कोई दूसरा अबाउट पेज भी यूज़ कर सकता है, कोई गैलरी पेज है वो भी यूज़ कर सकता है, सभी लोग इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, यूनिफॉर्म लुक आता है। अगर ऐसा कुछ डिसीजन लिया हमारे क्लाइंट ने, बोला कि नहीं फ़ॉन्ट जहाँ भी यूज़ किया ना वो सारा फ़ॉन्ट रेड हो जाना चाहिए, तो अगर आप एक्सटर्नल यूज़ नहीं किए हो तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हम लोग टेक्निक यूज़ किए हैं ये हमको हर पेज में जाके चेंज करना पड़ेगा कि हाँ भैया हमको कलर जो है H1 का बोला गया है कि हर पेज में रेड हो जाना चाहिए, तो हर पेज के अंदर ये स्टाइलिंग किए होंगे तो हमको वहाँ जाके कलर चेंज करना पड़ेगा। बट वही अगर ऐसा कुछ हो कि एक्सटर्नल में ही बस चेंज कर दें तो सब जगह ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट दिखेगा। तो प्रोफेशनली हम लोग एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, बट अभी इनिशियल स्टेज में हम लोग, आप लोग, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो लोग करते हैं उन लोगों को शुरुआत में पहले आइडिया, क्योंकि शुरुआत में तो अभी पहले एट्रीब्यूट ही ज़्यादा सीखते हैं हम लोग, फिर लिखना का हो बाद में आप एक्सटर्नल भी लिख सकते हो, ओके। तो अभी शुरुआत में हम लोग ज़्यादातर एम्बेडेड या इनलाइन का यूज़ कर लेते हैं, बट स्टिल ये एक टाइप है जो कि प्रोफेशनली यूज़ होता है। तो रूल्स वही है, बस ये है कि एक सेपरेट फाइल हो जाएगा CSS फाइल, ओके। तो चलिए हम लोग जो भी रूल पढ़ रहे थे वही रूल अप्लाई करेंगे पैराग्राफ के साथ, H1, H2, H3 किसी के साथ करेंगे, और उसको फिर हम लोग अलग से CSS रखेंगे, ओके। और तब हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो यहाँ लिख दिए हैं कि एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज़ अ सेपरेट टेक्स्ट फाइल विथ .css एक्सटेंशन, ठीक है, इसका एक्सटेंशन होगा .css
and we can define all the style rules within the text file in any HTML document using link tag. लिंक टैग का यूज़ करके हम लोग ऐसे करते हैं, लिंक हेड के अंदर लिंक यूज़ कर लेंगे। तो जहाँ भी मेरा फाइल रखा हुआ होगा ये वहाँ जाएगा, ठीक है। HREF में हम लोग पाथ देंगे अभी, ओके, और उसमें स्टाइल शीट का जो नाम होगा वो डालेंगे। अक्सर हम लोग यही नाम डालते हैं, आप कुछ और नाम भी डाल सकते हो। बाकी ये लिंक में ये सब लिखा हुआ अपना रहेगा। तो ऑटोमेटिक ये HTML जो है वो इसके हिसाब से स्टाइलिंग करने लगेगा आपका पेज। तो चलिए इसको हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं पहले। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या चेंज करेंगे उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले तो हम लोग को एक CSS फाइल चाहिए, ठीक है। तो मैं यहीं पर एक CSS फाइल अलग से बनाता हूँ, ठीक है। यहीं पर CSS करके यहीं पर न्यू फाइल, और यहीं पर मैं बनाता हूँ, इसका नाम रखते हैं mystyle.css करके हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो एक अलग लुक हो गया, अलग इसका बिहेव होगा। अब इसमें हम लोग सपोज़, ऐसे तो ऑलरेडी हम लोग H1 ये सब यूज़ किए हुए हैं, अभी मैं वो भी दोबारा यहाँ लिख के दिखाऊंगा। अभी हम लोग एक ट्राई करते हैं H4, ठीक है। एक H4 में लिखा हूँ यहाँ पर, और इसमें कुछ ऊपर नीचे और कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आप टैग लिखो, स्टार्ट करो कि किस टैग में आपको क्या रूल अप्लाई करना। सेलेक्टर जो हम लोग बोले थे, सेलेक्टर मैंने चूज़ किया H4, ठीक है। अब उसका मैं कलर यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ कि भैया सेलेक्टर H4 अगर कोई पेज यूज़ करेगा तो उसका कलर हम दे देंगे लाइक दिस वन, ओके। एक पहले हम लोग ये टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक माई स्टाइल करके एक बना लिया। अब हमको हमारा जो ये CSS टाइप है हम इसी में उसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल एम्बेडेड का भी हो जाएगा, इनलाइन का भी हो जाएगा, और एक मैं यहाँ पर H4 यूज़ करता हूँ। लेट मी ऐड हेयर H4, ठीक है। इसमें मैं लिख रहा हूँ मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ओके। सपोज H4 में मैंने लिख दिया, ओके। अब H4 मैंने यहाँ भी अप्लाई अभी नहीं किया हुआ है। H4 के अंदर हम यहाँ भी नहीं लिखना जैसे H3 में लिखे थे, ओके। तो पहले तो देखो कि H4 क्या दे रहा है। तो H4 तो अभी नॉर्मल देगा, ब्लैक, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं। तो ये जो मैंने स्टाइल शीट बनाया, मैं चाहता हूँ कि ये इसको यूज़ करें, ठीक है। तो कहाँ लिखोगे, तो ये टाइटल के बाद यहीं पर आप लिंक स्टार्ट करना। लिंक में आपको CSS ऐड करना है, तो लिंक CSS में चले जाना। ऑटोमेटिक मैक्सिमम चीज़ लिखा हुआ आ जाएगा, RELIA स्टाइल शीट करके लिखा आ जाएगा। और HREF में देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा आ गया, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही नाम यूज़ करता है। तो VS कोड में ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जा रहा है। बट हमारा फाइल का नाम क्या है, हमारा फाइल का नाम है mystyle.css। तो मैं यहाँ लिखूँगा mystyle.css। बट एक बात याद रखिएगा, अभी CSS type.html और mystyle.css ये दोनों एक ही फोल्डर में, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, दोनों एक ही जगह है, ठीक है। जब दोनों एक ही जगह होता है तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट फाइल का नाम देख के पाथ दे सकते हैं। बट वही मैंने आपको बताया था इमेजेस के केस में कि अगर आप ऐसे ही काम कर रहे हो तो एक्सटर्नल जो होता है अलग से रखना चाहिए। जैसे इमेजेस हम लोग अलग से रखते हैं इस तरह करके, स्टाइल फोल्डर एक CSS एक फ़ोल्डर बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। CSS के अंदर, CSS तो मेरा एक ऐसे ही मतलब प्रोजेक्ट नाम है समझ लो, बट उसके अंदर यहीं पर सारा फाइल बनाने वाले हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ इमेजेस का एक अलग से फ़ोल्डर बनाते थे और पाथ देते थे हम लोग कैसे, images/image name, तो वैसे ही कोई एक्सटर्नल अगर फाइल बनाया तो उसको भी अलग से सेपरेट रखो, एक सेम ऐसे मत रखो। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ऐसे रख रहे हैं, तो ऐसे रख रहे हो तब तो पाथ ये ठीक है। लेकिन यही अगर स्टाइल शीट मैं इसके अंदर रख दूँ, ठीक है, और इस पेज को ये स्टाइल शीट, इसके अंदर जो स्टाइल शीट है उसको यूज़ करवाना है इस पेज के द्वारा, तब फिर पाथ क्या दोगे। तो ये चीज़ अच्छे से जानना चाहिए। तब आपको CSS के अंदर वो है तो CSS/ करके mystyle लिखिए, तो हो गया ये फोल्डर नेम, और उसके अंदर ये इस तरह से आप पाथ दे सकते हो। अब चेक करो कि H4 का लुक जो था चेंज हुआ क्या। अगर हुआ तो इसका मतलब ये लिंक काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इस लिंक में यही चीज़ लिखा है। यहाँ पर CSS में ये लिंक में हम लोग यही चीज़ लिखे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, लेट मी रिफ्रेश दिस, और आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर हो रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि हमारा एक्सटर्नल CSS भी काम कर रहा है, ओके। तो इस तरह से वी कैन यूटिलाइज दिस सेक्शन, ओके। हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग जो है, फोर्थ टाइप जो होता है, फोर्थ टाइप नहीं बोलेंगे, बस CSS को रखने का तरीका एक और है। एक तो हो गया लिंक के थ्रू, ठीक है, एंड एक और होता है इंपोर्ट के थ्रू। इंपोर्ट के थ्रू हम लोग स्टाइल शीट को यूज़ कर सकते हैं।
तो किसको, एक्सटर्नल वाले को, ये भी एक्सटर्नल के लिए भी है और ये भी एक्सटर्नल के लिए था, दोनों। तो इसमें कैसे किए, इसमें किए लिंक का यूज़ करके, ठीक। और वही चीज़ बता रहा है कि आप @इम्पोर्ट करके भी कर सकते हो, लेकिन ये कहाँ पर करोगे, ये कब इसका ज़रूरत पड़ेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ये तब ज़रूरत पड़ता है इंपोर्ट करने वाला जब स्टाइल शीट में ही इंपोर्ट करना हो, मतलब कि इसमें, यहीं पर अगर कोई दूसरा स्टाइल शीट या कुछ ऐसा इंपोर्ट करना हो तो स्टाइल टैग यहाँ कैसे लिखोगे, यहाँ तो यहाँ लिंक टैग भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये HTML पेज तो नहीं है, ये कौन सा पेज है, ये CSS पेज है। तो CSS जो है टैग सपोर्ट नहीं करेगा, CSS तो अपना ये रूल है, ये एक अलग लैंग्वेज है एक तरह से समझ लो, तो ये एक अपना रूल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जब था तब ठीक था, यहाँ पर लिंक कर दिया, यहाँ लिंक टैग हो गया। बट कभी ऐसा ज़रूरत पड़े कि CSS को ही कोई दूसरा एक्सटर्नल फाइल का ज़रूरत है, तब वहाँ पर आप कैसे करोगे, तो उस केस में आपको ये इंपोर्ट हेल्प करेगा। तो मैं इसका आपको एकदम रियल एग्जांपल अभी करके दिखाता हूँ, जिसमें कि आप गूगल फॉन्ट हम लोग पहले भी किए थे हेड के सेक्शन में जब डिस्कस कर रहे थे। आज मैं गूगल फॉन्ट आपको फिर से यूज़ करके दिखा रहा हूँ, बट इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग एक्सटर्नल CSS में यहाँ पर गूगल फॉन्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी ये लिंक कर दिया गया है, तो देखिएगा कि पूरे में फ़ॉन्ट का लुक चेंज हो जाना है, पूरे में इवन, ठीक है। मैं स्पेसिफिक भी नहीं करूँगा, मैं एक कॉमन गूगल फॉन्ट में सेट कर रहा हूँ और हम चाहेंगे कि जो भी ये गूगल फॉन्ट यूज़ कर रहा हो उस पूरे में उसका लुक चेंज हो जाए। तो चलिए लेट्स ट्राई, हम लोग आज फिर से गूगल फॉन्ट पे एक एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है @import और जो स्टाइल होगा वो, क्योंकि गूगल फॉन्ट भी एक CSS ही है, ठीक है, एक स्टाइलिंग है, तो हम लोग वो ऑनलाइन इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो वाला एग्जांपल करना ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गूगल फॉन्ट को कैसे इंपोर्ट करते हैं एक्सटर्नल CSS के थ्रू। तो हम लोग चलिए गूगल फॉन्ट कोई भी एक चूज़ करते हैं, गूगल फॉन्ट करके लेट मी सर्च हियर गूगल फॉन्ट, ओके फॉन्ट्स, ऑलराइट आ गया, इसमें क्लिक किए और हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फॉन्ट चूज़ करते हैं। ऑलरेडी पहले से हमने पिछली बार चूज़ किया था, मैं उसको हटा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग फ्रेश यहाँ पर चेक करते हैं और लाइक दिस वन, लेकिन इसमें एक ही स्टाइल है वैसे, स्टिल वी कैन ट्राई दिस वन, ठीक है। बट सिर्फ ये चूज़ करने से नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें और आपको लिखना पड़ता है। फ़ॉन्ट का टाइप ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ने वाले हैं हम लोग फिर से फ़ॉन्ट टाइप ये सब तब फिर से यूज़ करेंगे। फ़िलहाल चलो मैं एक ये सिंगल है इसी को यूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट यहाँ पर, ठीक है। ऊपर में यहाँ आ गया होगा, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप नोटिस करना ये लिंक वाला तो हम लोग कॉपी किए थे पहले भी, तो ये वाला अगर कॉपी करोगे तो ये आपको HTML में जाके करना है, ठीक। बट अगर एक्सटर्नल CSS में इसको यूज़ करना है, क्योंकि एक्सटर्नल के बारे में मैंने क्या बताया कि उसको सारा पेज शेयर कर सकता है, तो एक्सटर्नल एक बार अगर बना लोगे तो जितने भी पेजेस होंगे उस प्रोजेक्ट के सारे लोग वो डिज़ाइन सेम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो बगल में यहाँ पर एक इंपोर्ट वाला सेक्शन भी है, ठीक है। ये आप यहाँ से सिर्फ इंपोर्ट वाला कॉपी करो यहाँ से यहाँ तक, ऑलराइट। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं। तो ये तो मैंने एक गूगल फॉन्ट को इंपोर्ट करना बताया, आपका खुद का कोई स्टाइल शीट है वो भी आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो और इसको आप ऊपर में यहाँ पर टॉप में mystyle.css में पेस्ट कर दो, ठीक है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये काम हम लोग खासकर यूज़फुल हुआ कि नहीं, अप्लाई हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग को देखना पड़ेगा, समझना होगा। तो हम लोग तो बस अभी ऐड किए हैं, ठीक है, इस CSS को। आई थिंक इसका फॉन्ट जो है टाइप इंपोर्ट में और कुछ चेंज, फैमिली रूल जो है ये है, ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग फॉन्ट फैमिली ट्राई करते हैं, Ctrl+C, और मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, H4 में ट्राई करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट जो है तभी काम करेगा अगर आप ये इंपोर्ट काम किया तो, ऑलराइट। तो ये भी काइंड ऑफ एक CSS ही अंदर अंदर होता है, इसीलिए हम लोग इस तरह, और ये साइट से लिंक हो गया इसलिए ये URL करके देना पड़ता है। बट कल को कोई CSS फाइल डायरेक्ट आपको यूज़ करना है तो आप ये वाला एग्जांपल ऐसे करके लिख सकते हो जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है @import style.css, ओके। बट अभी बेस्ट होगा कि हम लोग गूगल फॉन्ट को इस तरह से इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट, तो पहले से तो इसका आपको खासकर इस पर मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसका आपको दिख रहा है कि कैसा है, ठीक है।
ये वाला, इसका मैंने फ़ॉन्ट फैमिली चेंज किया। और फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है ये सब का आगे के सेशन में अब हम लोग एट्रीब्यूट में डिस्कस करेंगे। ओके, और बहुत ही छोटा छोटा चीज़ है तो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फ़िलहाल रिफ़्रेश करके देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया है, ठीक है, इंपोर्ट कर चुके हैं और यहाँ पर CSS ऑलरेडी इसको लिंक किया हुआ है, तो वहाँ से ऑटोमेटिक इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं रिफ्रेश दिस पेज। अब क्लियरली देखो मेक इन इंडिया का लुक कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट ये वाला डाला। कहाँ पर, मैंने एक्सटर्नल में डाला हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब ये सेक्शन काम किया। एक बार ये ट्राई करो कि अगर ये इंपोर्ट हटा दें, ठीक है, ये जो मैंने अभी पुट किया दिस इज़ कॉल्ड अ कमेंट साइन। हर लैंग्वेज में कमेंट साइन होता है, CSS का कमेंट साइन होता है। जहाँ भी CSS अप्लाई कर रहे हो तो आप स्लैश करके एस्टिक लगा रहे हो तो इसका मतलब कमेंट साइन। इट मीन्स कि ये अभी नहीं दिखेगा ब्राउज़र को। ओके, तब अगर हम फ़ॉन्ट फैमिली ये लिख रहे हैं तो देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो ये नहीं काम किया, जो फ़ॉन्ट था थोड़ा अलग लुक आ रहा। कौन सा आ रहा है, तो ये वाला आ रहा है, ये वाला, ये कर्सिव वाला। क्योंकि जब नहीं मिलते रहता है तो मैंने अदर ऑप्शन क्या डाला हुआ है यहाँ पर कर्सिव, ठीक है। अगर ये भी नहीं मिलेगा तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाला था वो वाला दिखने लगेगा। ओके, तो एक्चुअल जो फ़ॉन्ट था वो उसको अभी नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि आपने इंपोर्ट हटा दिया है। तो इसीलिए इंपोर्ट आप आराम से इस तरह से कर सकते हो। खासकर ये तब करते हैं हम लोग जब CSS फाइल में ही कुछ इंपोर्ट करना हो, अदर CSS फाइल को इंपोर्ट करना हो, गूगल फॉन्ट को इंपोर्ट करना हो। ओके, सो इन दैट केस वी जस्ट यूज़ दिस वन। अब रिफ्रेश करेंगे तो इसका आप देखिए लुक अलग आ गया। अब अगर आप ऐसा सोचो कि तीन तरीका है, मेन तीन है, ठीक है, क्योंकि एक एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल को ही ना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर लिंक कर रहे हैं। ओके, तो मेन तीन ही है, एक हो गया एम्बेडेड, एक इनलाइन और एक एक्सटर्नल। तो CSS रूल्स ओवरराइडिंग क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि अगर आप तीनों यूज़ कर रहे हो सेम टैग में, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर अगर इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये जो H4 है, यहाँ पर तो कहीं यहाँ पर तो H4 यूज़ नहीं हुआ, ना ही यहाँ पर इनलाइन में H4 यहाँ पर यूज़ किए, ठीक है, तो इसीलिए ये डायरेक्ट आपको नज़र आ रहा है कि एक्सटर्नल से एक्सेस किया। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप H1 या ये H3 को ही ले लो आप, ठीक है, ये जो H3 है इसमें यहाँ पर स्टाइलिंग किया हुआ है ऑलरेडी। ऑलराइट, मैं यहाँ भी H3 अगर डाल दूँ, मतलब कि एम्बेडेड में भी H3 में सेम स्टाइलिंग डाल दूँ, मतलब कलर में यहाँ भी डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ कलर में डाल देता हूँ ब्लू, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि ये H3 जो है किस कलर का होगा, पिंक कलर का होगा या फिर ब्लू कलर का होगा। ठीक है, तो यही चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरराइड, ये किसको ओवरराइड करेगा, ये प्रायोरिटी अभी किसको देगा। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली पिंक कलर में दिखाएगा कि ब्लू में, क्योंकि हम एम्बेडेड भी यूज़ कर रहे हैं जिसमें H3 अप्लाई किए हैं। इससे पहले हम नहीं किए थे, इससे पहले हम आपको जो भी एग्जांपल करें सब ऐसा कराए कि इसमें अगर यूज़ हुआ है तो यहाँ पर यूज़ नहीं किए थे। ठीक, H4 तो कहीं नहीं यूज़ किए हैं, डायरेक्ट एक्सटर्नल में हम यूज़ किए, है ना। बट अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर यहाँ भी यूज़ हुआ और यहाँ भी यूज़ हुआ तो कौन सा लेगा, तो वो आप देख लीजिए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको पहले वो आइडिया लगेगा। आप नोटिस करो अभी भी दिल्ली इज़ द कैपिटल पिंक कलर में ही है, ब्लू कलर में नहीं हुआ। अगर आप यहाँ ब्लू दे भी दे रहे हो तो ब्लू कलर में नहीं होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट थिंग कि अगर H3 एक्सटर्नल में भी होता, ठीक है, H3 एक्सटर्नल में भी होता, सपोज H4 था ही, एक H3 भी हम ले लिए और यहाँ भी मैं कलर ही पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार थोड़ा और क्या वायलेट कलर डाल देते हैं सपोज। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि H3 जो है एक्सटर्नल में भी है, H3 जो है यहाँ भी है, क्या बोलते हैं, एम्बेडेड में भी है, और H3 जो है इनलाइन में भी है। तो किसको प्रायोरिटी देगा, दैट इज़ कॉल्ड अ ओवरराइड करना। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर वही चीज़ डिस्कशन हुआ है कि अगर ये सिचुएशन आएगा, एनी इनलाइन स्टाइल सेट टेक्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, सो इट विल ओवरराइड, सॉरी एनी इनलाइन, हाँ इसमें स्पेशली देखिए, स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि इनलाइन में अगर स्टाइल सेट है, अगर आप इनलाइन में कुछ प्रॉपर्टी सेट किए हुए हैं और वो प्रॉपर्टी एम्बेडेड में भी है,
तो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देगा, ये इनलाइन वाले को। इसीलिए आप देखो वो पिंक कलर में है, ठीक है। मैंने अभी एक्सटर्नल भी ऐड किया हुआ है, आपको मैं दिखा चुका हूँ यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल में भी S3 ऐड किया है, ठीक है। कौन सा कलर, ब्लू वायलेट करके है, बट स्टिल मैं फिर से रिफ़्रेश करूँगा तो अभी भी ये पिंक कलर जो है इसी कलर में दिखेगा। मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, अभी वही कलर है। क्यों? क्योंकि ये कलर आप इनलाइन में यूज़ किए हो। तो अगर तीनों यूज़ हो रहा हो किसी प्रॉपर्टी में, कोई प्रॉपर्टी अगर CSS के तीनों स्टाइल में यूज़ हो रहा हो किसी टैग के साथ, ओके, इन दैट केस सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है किसका, इनलाइन का। सो इट विल ओवरराइड एनी रूल डिफाइन इन स्टाइल। स्टाइल में जो भी लिखा हुआ था वो उसका काम नहीं किया, मैंने कलर चेंज किया था, नहीं किया, ठीक है। और रूल्स डिफाइन इन एनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट, मैंने एक्सटर्नल में भी अप्लाई किया S3, नहीं काम किया। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे लिखा हुआ था, इसीलिए वो वाला काम किया। सेकेंड अब रूल आ रहा है कि ये तो हो गया अगर तीनों हो तो कौन सा प्रायोरिटी में है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप खुद से समझ सकते हो। H4 का एग्जांपल लूँ अगर मैं, तो H4 तो इनलाइन तो हम नहीं लिए हैं, तो मैं H4 यहाँ ऐड कर देता हूँ सपोज़ एम्बेडेड में, ठीक है। क्या ऐड कर दूँ, कलर के साथ, अभी हम लोग खेल रहे हैं तो कलर ही यूज़ कर लेते हैं, ओके। और ये वाला कलर डाल देते हैं सपोज़, ऑलराइट। तो अब पहले से मेक इन इंडिया किस कलर का था, तो वो यहाँ से माई स्टाइल से ले रहा था ये वाला कलर, ग्रीन वाला, आप यहाँ देख भी सकते हो आउटपुट, ठीक है, ग्रीन कलर है। बट अब मैंने बीच में क्या डाल दिया, एम्बेडेड। तो अगर कोई टैग जिसमें एम्बेडेड और एक्सटर्नल यूज़ हो रहा हो तो फिर प्रायोरिटी किसका हाईएस्ट रहेगा, एम्बेडेड का रहेगा। देखिएगा अभी कलर जो है ये कलर का H4 हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी, रिफ्रेश, और आप देख लो मेक इन इंडिया का कलर ग्रीन से ये जो भी कलर था ये कलर में आ गया, ठीक है। तो प्रायोरिटीज़ तो क्लियर एक लाइन में समझ जाइए, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है इनलाइन का, ठीक है। अगर इनलाइन भी है, उसके बाद वो एम्बेडेड में भी है, उसके बाद वो एक्सटर्नल में भी है, तो क्लियर है ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। इसमें जो रूल सेट किया वही वो लेगा, बाकी वाला नहीं लेगा, ठीक है। अब देखो कौन सा रूल, अब कलर तीनों में है तब ना, ठीक है। अब मान लो इनलाइन में कलर यूज़ किए हो और एम्बेडेड में बैकग्राउंड कलर यूज़ किए हो, तब एम्बेडेड वाला बैकग्राउंड कलर लेगा। अब इनलाइन में बैकग्राउंड कलर है ही नहीं, तब थोड़े ना ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड कब करेगा, जब तीनों में सेम चीज़ हो रहा है तो उसमें प्रायोरिटी मेरा भैया इनलाइन का है तो हम उसको देंगे। वही अगर सिर्फ एम्बेडेड और एक्सटर्नल में यूज़ हुआ है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से ऑब्वियसली एम्बेडेड पहला हो जाएगा। तो ये प्रायोरिटी आपको ध्यान रखना है, उसके बेसिस पे आप रूल जब अप्लाई करोगे तो आप ध्यान रख सकते हो कि हाँ एक्सटर्नल में ये कलर आया था लेकिन हमको यहाँ पर स्पेशली इसका कलर चेंज करना है, तो आप उसके इनलाइन में अप्लाई कर दो, एक्सटर्नल में आपको जाके चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नहीं होता है बहुत सारा पैराग्राफ बनाए, ठीक है, एक पेज में, और आपने एक्सटर्नल में पैराग्राफ का रूल सेट किया है कि जहाँ कहीं भी पैराग्राफ यूज़ होगा वो ग्रीन कलर होगा, ऑलराइट। तो इन दैट केस ग्रीन कलर होगा और हमको कोई ऐसा पैराग्राफ मिला जिसमें मन किया कि नहीं यहाँ पिंक होना चाहिए था, क्लाइंट ने बोला यहाँ पिंक होना चाहिए, तो अब हम एक्सटर्नल में चेंज नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि सब जगह ग्रीन होना चाहिए, मैक्सिमम जगह ग्रीन होना चाहिए, बस एक दो जगह बोला कि पिंक होना चाहिए। तो क्या बेस्ट तरीका है, तो बेस्ट तरीका ये है कि एक्सटर्नल वाला अपना तो रहेगा ही, बाकी जहाँ जहाँ वो बोल रहा है कि पिंक होना चाहिए वहाँ पर पैराग्राफ में इनलाइन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आराम से उस अंदर का कंटेंट काम करेगा। सो दिस इज़ CSS रूल्स ओवरराइडिंग। और लास्ट में ये CSS कमेंट जो मैंने अभी मेंशन भी किया था कि यहाँ पर कमेंट साइन जो देना होगा, कमेंट साइन हर जगह कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगा। मैं अभी कोई बीच में मुझे स्किप करना है, मुझे मन है कि ये थोड़ा सा मैं H4 का भी हटा दूँ, तो मैं डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है। और VS कोड में बहुत अच्छा है, जिसमें भी आप कमेंट साइन देना चाहते हो वो आप ऐसे करके ऐसे चूज़ कर लो, यहाँ से यहाँ तक आप चाहते हो कि एक कमेंट हो जाए, मतलब कि ब्राउज़र इसको अभी रीड ना करे, ठीक है। तो आप ऐसे चूज़ कर लो और कंट्रोल करके, ठीक है, कंट्रोल प्रेस किए रहना, और क्वेश्चन मार्क जिस की में होता है उसमें एक स्लैश होता है, एक्सटर्नल स्लैश हम लोग बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश नहीं, इसको हम लोग बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं। तो कंट्रोल प्रेस किए हुए रखना, और जिसमें वो क्वेश्चन मार्क वाला साइन है जिस की में, उसको प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक जो भी कमेंट साइन सपोर्ट कर रहा होगा, इस स्टाइल में ये वाला कमेंट साइन सपोर्ट करता तो यहाँ से यहाँ तक ये कवर कर लिया। इसका मतलब है इसके बीच का टेक्स्ट अभी रीड नहीं करेगा ब्राउज़र,
तो अभी H4 जो है वापस कौन सा कलर का दिखेगा, तो अभी ओवरराइड कौन सा हो गया था, एम्बेडेड वाला। अब एम्बेडेड आप हटा दिए हो H4 का, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल वाला जो यूज़ किए थे वो कलर दिखेगा। तो वी कैन रिफ्रेश दिस और फिर से ये वापस ग्रीन हो गया। तो कमेंट साइन बहुत यूज़फुल होता है, कभी कुछ टेस्टिंग करना हो तो पूरा डिलीट नहीं करते हैं, ऐसे ही कमेंट साइन दे देते हैं हम लोग, ठीक है, सो दैट कि धीरे धीरे डिलीट करें, पता चला बेकार का कोई चीज़ बेमतलब डिलीट हो गया फिर टाइप करो उतना, है ना। तो इज़ वेरी यूज़फुल, हर लैंग्वेज का कमेंट साइन होता है। अगर मैं यहाँ पर कमेंट साइन दूँ तो यहाँ भी शॉर्टकट की आप वही यूज़ करो, बट ये HTML टैग है, तो HTML कमेंट साइन हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि इस तरह से एक्सक्लामेशन ये वाला मार्क आ जाता है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा VS कोड में कि आप किस सेक्शन में घुसे हुए हो। अगर स्टाइल टैग के अंदर हो तो इसका मतलब आप CSS में हो, तो CSS में CSS के जैसा बिहेव करता है, ठीक है, वही कमेंट। और अगर HTML टैग के अंदर हो तो उसका बिहेव अलग हो जाता है। तो इज़ वेरी यूज़फुल और VS कोड में बहुत ही अच्छे से पूरा आराम से बस शॉर्टकट की से आप कमेंट साइन दे सकते हो। सो एवरी लैंग्वेज ऑलमोस्ट, ये भी काइंड ऑफ एक लैंग्वेज ही हुआ, ठीक है, तो इसका भी अपना कमेंट साइन होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन।